हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, जहाँ पर हम आज किसी सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और साथ ही साथ किसी सेल की पोटेंशियल कैसे निकाले, मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वही आपकी इमेज में होगा। अगर आपको याद होगा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल को करने में हमें इजी रहेगी। प्रीवियस लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग और डायग्राम कैसा होता है, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 हाफ सेल्स होते हैं, और उन दोनों हाफ सेल्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, जो कि अलग अलग मेटल की होती है। तो क्या कहा मैंने कि 2 हाफ सेल्स होते हैं, और उन दोनों हाफ सेल्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड को रखते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होती थी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली रोड, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, उनके कोरोस्पोंडिंग सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर जिंक की इलेक्ट्रोड लिया है तो मुझे उसके कोरोस्पोंडिंग जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, जैसे कि जिंक सल्फेट, तो उसमें प्लेस कर देना है। इसी तरीके से कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो उसको उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में प्लेस कर देना है। फिर मुझे क्या करना था, इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से विद थ्रू वोल्टामीटर कनेक्ट कर देना है। जब मैं कनेक्ट करूंगा और मुझे कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देना है बाहर से, तो जब मैंने कनेक्शन किया दोनों इलेक्ट्रोड का विद द हेल्प ऑफ वायर थ्रू वोल्टामीटर, तो क्या होगा, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का क्या होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोड क्या होने लग जाती है, ब्रेक डाउन होने लग जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाती है, मतलब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, ठीक है। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इसके लिए मैंने आपको 2 अल्फाबेट दिए थे। एक को आपने लोन कहा था, एक को आरआरसीपी कहा था। लोन का मतलब क्या था, जो लेफ्ट हाफ सेल था उसमें इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव रहेगा, जबकि राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। राइट वाला जो आपको ये नजर आ रहा है, राइट कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन होगा और कैथोड की तरह बिहेव करेगा और पॉजिटिव होगा। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किस साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रोड के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हुआ नहीं। किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल की बनी हुई है, और मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो अगर आपसे करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछे, तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, या आप कह सकते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। वहीं अगर करंट की बात करें तो करंट कहां से कहां, जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की। तो करंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा करंट, और अगर आप कह सकते हैं कैथोड से एनोड की तरफ होगा, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो अलग अलग कंटेनर में थे, दोनों की कंसंट्रेशन सेम लिया था। अब जब ये सेल वर्क कर रहा होगा तो क्या होगा, जो लेफ्ट वाला कंटेनर है, ठीक है, तो जब ये आपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा होगा, जिंक 2+ आयन छोड़ के जा रहा होगा, और सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी जिंक 2+ आयन थे, तो यहाँ जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ गई। सेम ही कंडीशन यहाँ हुई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहाँ पर क्या था, सल्फेट आयन भी था। यहाँ क्या हो गया था आपका, आपने देखा था कि एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो दोनों तरफ क्या हुआ, कंसंट्रेशन वेरिएशन हो गया, दोनों तरफ इंक्रीज हो गया। तो जब ये आपका इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये पूरा क्या होगा, जब ये इंक्रीज होते होते ये पूरा हाफ सेल क्या जाएगा, फिल हो जाएगा, भर जाएगा। ऐसा होने पे क्या होगा, सेल आपका वर्क करना बंद कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या यूज किया था, एक सोल्ट ब्रिज यूज किया था, जिसके अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि KCl, K2SO4 या जिलेटिन हो सकता है, ठीक है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट थे, इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट होते हैं ये। अब ये सोल्ट ब्रिज मैंने क्यों लगाया है, मैंने सोल्ट ब्रिज इसलिए लगाया है ताकि क्या रहे, जो सेल है, सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे,
मेंटेन रहे। दूसरी बात ये क्या करता है कि ये क्या करता है, आयंस को फ्लो होने देता है ताकि सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये तो बात होगी प्रीवियस लेक्चर की। होपफुली आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग एंड डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, मैंने अब भी बताया। ये इमेज आपको जरूर याद रखनी है। अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सेल को हम रिप्रेजेंट करें। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। किसी भी सेल को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। ठीक है, किसी सेल को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो आप पढ़ने जा रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आप रूल समझेंगे कि क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहले क्या है जी, पहला द सेपरेशन ऑफ टू फेसेस, द सेपरेशन ऑफ टू फेजेस, the separation of two phase is shown by a vertical line, is shown by a vertical line। अगर मान लीजिए आपको दो फेज को क्या करना है, सेपरेट करना है, is shown by a vertical line। ठीक है, वर्टिकल लाइन से आप क्या करेंगे, दो फेज को सेपरेट करेंगे। तो पहले पॉइंट में मैंने ये बताया है आपको कि अगर मान लीजिए दो फेसेस हैं आपके पास, दो अलग अलग फेसेस हैं, तो आपको उनको सेपरेट करना है। तो आप किससे करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। मतलब आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे तो क्या होगा, दो फेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। दूसरे पॉइंट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मटेरियल क्या है, सेम फेसेस में प्रेजेंट है, तो उन मटेरियल को आप कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमास। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि द वेरियस मटेरियल्स प्रेजेंट in the same phase are shown by with the help of कोमास। तो अगर आप कोमा का यूज कर रहे हो कहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर आपने कोमा यूज किया है, आप कोमा का यूज कब करोगे, जब मटेरियल किस में प्रेजेंट होगी, सेम फेसेस में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कुछ मटेरियल अगर सेम फेसेस में प्रेजेंट हैं तो आप उसको किससे दिखाओगे, मटेरियल का नाम लिखोगे और कोमा लगा के आप दूसरी मटेरियल को भी दिखा सकते हो, अगर दोनों मटेरियल क्या है, सेम फेज में है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, आप एक डबल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। डबल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे किसको जोड़ने के लिए, दो हाफ सेल्स को जोड़ने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं आप, द टू हाफ सेल्स आर joined by a डबल वर्टिकल लाइन। अगर आपने डबल वर्टिकल लाइन लगाई है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है कि आपने दो हाफ सेल को क्या कर दिया। अगर आपने इस तरीके से दो वर्टिकल लाइन लगाई है तो इसका मतलब क्या है कि आपने दो हाफ सेल्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे द सिग्निफिकेंट फीचर्स सच एज, कोई भी सिग्निफिकेंट फीचर है किसी सब्सटेंस का, जैसे कि पार्शियल प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकती है। तो सच एज पार्शियल प्रेशर किसी गैस का ही होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या कंसंट्रेशन हो सकती है आयंस की,
concentration of ions एटसेट्रा। ठीक है, अगर कोई सिग्निफिकेंट फीचर्स है, मान लीजिए अगर गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, आयंस होगा तो उसकी कंसंट्रेशन होगी, उसको आपको कैसे लिखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आर इंडिकेटेड इन ब्रैकेट्स drawn immediately after writing the substance, इस पॉइंट में मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, उसकी क्या है, एक सिग्निफिकेंट फीचर है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर है, अगर गैस है तो आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन, उसको आपको कैसे लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, सब्सटेंस का नाम लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देनी है और ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन को इंडिकेट करना है। मान लीजिए आपके पास गैस हाइड्रोजन गैस है तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लिखना है, उसके बाद क्या कर देना है, इसका पार्शियल प्रेशर उसकी ब्रैकेट में लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास H+ आयन है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगानी है और इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.1 है तो वो आप इस ब्रैकेट में दिखा देंगे। इस पॉइंट में मैंने आपको ये बताया। और लास्ट पॉइंट जो 5th पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल को समझने के लिए, जो गैसेस हैं, द गैसेस सच एज जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको याद रखना है मरकरी भी हो सकता है, इसको आपको किसके साथ लिखना है, प्लेटिनम के साथ। आर रिटन विद प्लेटिनम के साथ आपको लिखना है। मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ किसको लिखना है, प्लेटिनम को, या मरकरी हो तो उसके साथ में आपको प्लेटिनम लिखना है। तो कुछ रूल्स हैं किसी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया, अगर आपने सिंगल वर्टिकल लाइन खींची है तो इसका मतलब क्या है, आप दो फेज को सेपरेट कर रहे हो। अगर कोई मटेरियल सेम फेज में है तो आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ कोमा। दो हाफ सेल्स को कैसे जोड़ोगे, दो हाफ सेल्स को आप डबल वर्टिकल लाइन से जोड़ दोगे, जो कि सिग्निफिकेंट फीचर्स है किसी सब्सटेंस के, जैसे कि पार्शियल प्रेशर हो सकता है, गैस का कंसंट्रेशन हो सकती है आयंस की, उनको क्या करना है, सब्सटेंस का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख देना है और उसका प्रेशर कितना है या उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। और लास्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जो आपकी गैसेज हैं, ये सारी गैसेज, उसको किसके साथ लिखना है, प्लेटिनम के साथ। ठीक है, अगर आपको अब याद है इससे पहले वाला, अब हम पहले वाले सेल को अपने इमेज में लाते हैं और समझते हैं कि कैसे हम उस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब उस सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे। तो आपके पास ये सेल था, यही सेल था जो मैंने लिया था, तो इस सेल को मैं वापस ले आया हूं। अब देखो, आप सेल डायग्राम आपके सामने ये था, ये रिएक्शंस भी आपको पता थी, तो आप जरा सा ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट कंटेनर था या जो लेफ्ट हाफ सेल था, वहां क्या हुआ था, जिंक इलेक्ट्रोड जो था उस पे कौन डिपॉजिट हुआ था, जिंक 2+ हुआ था। मतलब जिंक था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, जिंक 2+ में हुआ था, यही हुआ था यहाँ पर। भाई जिंक जो थी इलेक्ट्रोड, उस पे क्या होता, जिंक 2+ आ गया था। तो आपको पता था ये कैसा है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस मीडियम में है ना। तो आपको पता है ये सॉलिड फेस है, ये एक्वस फेस है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि Zn2 है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, Zn2+ में, लेफ्ट वाले साइड में। तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, मैं राइट साइड पे लिखता हूँ लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो है, कॉपर 2+ जो कि कैसा है, एक्वस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। हमको यही समझ आ रहा है रिएक्शन में। मैंने क्या किया, बस एज इट इज लिख दिया कि जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो रहा है। यही हो रहा था यहाँ पर सेल में, मैंने अच्छे से समझा था। अब देखो, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल में मैंने पहले पॉइंट में क्या लिखा था कि जो सिंगल वर्टिकल लाइन होती है वो क्या करती है, दो डिफरेंट फेसेस को क्या करती है,
या दो फेसेस को क्या करती है, सेपरेट करती है। अब ये फेस सॉलिड है, ये फेस एक्वस है, दोनों फेस अलग अलग है, इनको सेपरेट करना है तो आपको क्या करना है, एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगा देनी है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों फेसेस भी लगे तो आप क्या कर दोगे, एक वर्टिकल लाइन लगा दोगे। ठीक है, यहां तक बात। अब देखिए, अब बात क्या आएगी, मैंने यहाँ पे यही लिखा है। अब देखो बात यहाँ पर क्या आएगी कि अगर आपको कंसंट्रेशन भी मैं मेंशन कर दूं, अगर कंसंट्रेशन में क्या कर दूं, आपको मेंशन कर दूं, अगर मैं क्या करूं, कंसंट्रेशन भी मेंशन कर दूं आपको, तो आप क्या करोगे, तो मान लीजिए मैंने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की, तो आपको क्या करना है, सब्सटेंस लिखिए, सब्सटेंस के तुरंत बाद आपको क्या करनी है, ब्रैकेट लगानी है और इसकी क्या कर दोगे, कंसंट्रेशन इसके अंदर लिख दोगे। अब देखो ये एक हाफ सेल है, ऐसे ही मान लीजिए कि इसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है, इस कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन भी अगर आपको दी हुई है, तो आपको क्या करना है, पहले सब्सटेंस का नाम लिखना और उसके बाद क्या कर देना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और इसमें आपको कंसंट्रेशन लगा देना है। ठीक है, यहां तक क्या है। अगर आप देखें तो ओवरऑल मैंने अभी तक क्या किया, मैं आपको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने देखिए किया क्या है, सबसे पहले मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे मैं क्या लिख देता हूं, जो जिंक सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ एक्वस में। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो राइट साइड, अब मेरा राइट साइड ये लेफ्ट वाली साइड, अब राइट वाले साइड क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो एक्वस है वो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है, मैंने ऐसा लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी है, तो आपको सब्सटेंस लिखना था, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है, उसमें लिख दोगे। इसी तरीके से इसकी भी अगर दी हुई है कॉपर सल्फेट की, तो क्या करोगे, आप ब्रैकेट लगाओगे, सब्सटेंस लिखने के बाद ब्रैकेट लगाओगे और उसमें उसकी कंसंट्रेशन मेंशन कर दोगे। अब देखो ये दोनों फेसेस क्या है, अलग अलग है। जब दो फेसेस अलग अलग होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं। ये दोनों फेसेस भी अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगा दोगे, इससे दोनों फेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए ये एक हाफ सेल बन गया, ये एक हाफ सेल बन गया। दो हाफ सेल को अगर मुझे जोड़ना हो तो आप किससे जोड़ते थे, आप डबल वर्टिकल लाइन से जोड़ते थे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में डबल वर्टिकल लाइन बना दोगे। तो ये क्या बन गया, ये आपका एक सेल बन गया। ठीक है, और आपको पता भी है, तो ये आपका क्या बन गया, पूरा एक, ये आपका ये सेल बन गया। आपको इस तरीके से देगा, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल आना चाहिए कि किस तरीके से किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हो सकता है कि वो आपको सेल दे दे, सेल दे देगा इस तरीके से लिख के, और आपसे रिएक्शन लिखा है, तो आपको पता है लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो आप इजीली कर दोगे। राइट साइड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो आप रिडक्शन वाली रिएक्शन भी लिख सकते हैं। मतलब रिएक्शन से आप सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सेल से सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, और आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि आप रिएक्शंस लिख सकते हैं, हाफ सेल्स रिएक्शन दोनों। तो इस तरीके से आप हाफ सेल्स कर सकते हैं, कोई भी सेल लीजिए और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, तो होपफुली आपसे इजीली हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं मेरे कि सर ये सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, आप प्रैक्टिस करें, आपको बाय प्रैक्टिस ये इजीली आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि किसी इस सेल की पोटेंशियल कैसे निकाले, सेल पोटेंशियल किस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी सेल की। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल पे जाने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अब ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दोनों की क्या है, दोनों अलग अलग मेटल की है, दोनों क्या है, अलग अलग मेटल की है, तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग। जब मैं किसी मेटल को उसके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालूंगा, तो उसकी जो पोटेंशियल है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या कहोगे, इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। किसी इलेक्ट्रोड की क्या है, टेंडेंसी है, किस चीज की, जब आपने उसको क्या किया, उसके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा है, तो उसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, है ना, या गेन करने की। तो जो टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आपको पता है किसी ये इलेक्ट्रोड की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे और दूसरी तरफ क्या हो रहे थे, गेन हो रहे थे, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हुए थे। तो किसी इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की, जब आपने उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा है।
वही उसकी क्या बताता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या कहोगे, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट या इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब क्या टेंडेंसी है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, जब आपने उसको उसके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा है तो वो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। तो मैं यहां से कह सकता हूं, इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी, इट मे बी, इसको हम किससे दिखाते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी, defined as the tendency of an electrode either to lose or gain electron when it is placed in contact with its इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब मैंने क्या किया, किसी इलेक्ट्रोड को उसके क्या किया, कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को रख दिया, जैसे कि यहाँ जिंक को क्या किया, जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो इलेक्ट्रोड की गेन करने की या लूज करने की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कितनी है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मान लीजिए यही चीज जो है, अगर मान लीजिए आपके रूम टेम्परेचर पर हो रही है, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में अगर देखें तो 298 केल्विन, तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगर यही चीज जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की गेन या लूज करने की, जब मैंने क्या किया है, जब इलेक्ट्रोड को उसके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा है, तो जो टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रोड की गेन करने के लूज करने की, अगर वो मैंने 298 केल्विन पे देखी जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो वो क्या बन जाएगी आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप किससे दिखाते हो, EMF। ठीक है जी, आप ई डॉट सेल से दिखाते हैं, किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को। अगर स्टैंडर्ड है तो आप क्या लगा दोगे, नोट लगा दोगे। ठीक है, ये ई था, ये आपका ई दिया हुआ था, और अगर ई नोट लगा दिया तो इसको मतलब क्या दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे ई डॉट को। ठीक है, तो ई डॉट क्या बता रहा है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं होती है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मान लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ली है, क्या किया मैंने, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लिया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसकी ई डॉट, जो किसी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी पोटेंशियल कितनी होती है, उसकी पोटेंशियल 0 होती है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो, एट एनी टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखिए, एट एनी टेम्परेचर। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि जो आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड या रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहलाती है। कौन सी इलेक्ट्रोड को, ये क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्कर में, कि कौन सी इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होती है, किसी भी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 0 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि
कोई भी एलिमेंट्स दे देंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर पे 0 होती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कहा गया है। तो होपफुली आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ आया होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर पे क्या होती है, 0 होती है, किसी भी टेम्परेचर पे। होपफुली आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल समझ आया होगा। अब मान लीजिए कि आपको जो ये कंप्लीट सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसकी क्या निकालनी है, इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है, ईएमएफ निकालनी है ना। तो अगर मुझे आपसे पूछा जाए कि सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, आप किसी सेल की पोटेंशियल कैसे निकालें, ठीक है जी, तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल आप इजीली कर लेंगे। अब पढ़ते हैं आप किसी सेल की पोटेंशियल कैसे निकालें, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, किसी सेल की पोटेंशियल कैसे निकालें, ठीक है। सेल पोटेंशियल को आप ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालें, तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको देखिए, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है सेल की, तो ई सेल का मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। इसको कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेनी है किसकी, आर की। अब ये आर क्या बताएंगे, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेनी है लेफ्ट की। मैं ये मान के चलता कि मेरा राइट हैंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लेफ्ट से, इसलिए मैंने क्या कर दिया, आर माइनस एल। अब देखिए, आपको पता है, आपको 2 अल्फाबेट याद है, लोन और RRCP, यही बताया था मैंने। लोन में क्या होता है, लेफ्ट पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, और राइट पे क्या होता है रिडक्शन, राइट पे क्या होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये राइट है, इसको मैं राइट लिख लेता हूं, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। ये ई सेल के बराबर आ गया आपका। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालना है, ई सेल। अब देखिए, राइट पे क्या हो रहा था आपका, रिडक्शन हो रहा था, तो आपको क्या लेनी है, स्टैंडर्ड ई डॉट सेल क्या था आपका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेनी है कहां पे, जहां पे रिडक्शन प्रोसेस होगा, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेनी है कहां पे, जहां कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल की पोटेंशियल निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। किसी भी सेल की पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं इजीली इस फॉर्मूले से। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जहां रिडक्शन हो रहा है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना जहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, उसमें से माइनस कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ऑब्वियसली ये भी, अगर ये दोनों स्टैंडर्ड ली है तो ये भी किस पे आएगी आपकी, स्टैंडर्ड पे ही आएगी, है ना। ये भी किस पे आएगी आपकी, स्टैंडर्ड पे ही आएगी। तो ये जो आएगी ये क्या आएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगी, लेकिन ये कौन से टेम्परेचर पे आएगी, 298 टेम्परेचर पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं, तो ये जो दोनों वैल्यू है, ये ई डॉट का मतलब क्या है आपका, ई डॉट का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी एलिमेंट की जब, या किसी इलेक्ट्रोड को जब आपने उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में रखा है, तो उसकी कितनी टेंडेंसी है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, वही क्या होती है उसकी ई डॉट, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। ई डॉट सेल कैसे निकालना है, ई राइट माइनस ए लेफ्ट, राइट पे राइट माइनस लेफ्ट याद रखना है आपको। राइट पे क्या होता है रिडक्शन, लेफ्ट पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो जहां रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा उस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेनी है। जहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है वहां पे क्या लेना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन वाले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, तो आपको क्या जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल।
तो इसके न्यूमेरिकल जो है मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप सेल की पोटेंशियल निकालें। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।